अमोल मोगा, डायरेक्टर ब्रांड्स इम्पैक्ट। और मैं आज आप सबको बहुत शुक्रिया गुजार हूँ आप सबका कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए और यू गिवन अस एन अपॉर्चुनिटी टू एड्रेस यू टुडे। वी आर हियर टू announce the launch of this TV series, the name of which is Success Stories ज़मीन से फलक तक। और ये हर रविवार दोपहर 1 बजे जी बिजनेस पे दिखाया जाएगा 1 जनवरी 2017 से। हमने हमेशा बचपन से मैं देखता आया हूँ, हमेशा टॉक शोज में हमने लाइव जर्नीज देखी हैं, इंटरव्यूज देखे हैं, फिल्म पर्सनैलिटीज की, क्रिकेटर्स की और पॉलिटिशियंस की। ये शो थोड़ा सा हमने कोशिश करी है इसको हम अलग बनाएं। आम लोग जो जिनकी सक्सेसफुल जर्नी रही है, जो सक्सेसफुल रहे अपने करियर्स में अलग अलग फील्ड्स में, उनकी लाइफ जर्नीज को हमने इसमें दिखाना चाहा है। और वो लोग जिन्होंने बहुत उतार चढ़ाव देखे वहां तक पहुंचने के लिए जहां वो पहुंचे, उनकी भी स्टोरीज बहुत इंस्पायरिंग होती हैं, बहुत अच्छी होती हैं और वो डिजर्व करती है कि हम पूरी जनता के सामने उनको पेश करें, ताकि वो लोग जो उनकी तरह सक्सेसफुल बनना चाहते हैं उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें। सो दिस वाज द थॉट। और हमने एक इवेंट पहले कंसेप्चुलाइज किया दिल्ली में, जिसको हमने एग्जीक्यूट किया। हमने अलग अलग फील्ड से सक्सेसफुल लोगों को इन्वाइट किया, उनकी जर्नीज हमने रिकॉर्ड करी और दिखाया और उसकी हमें बहुत सराहना मिली। वो लोगों को बहुत पसंद आया। वहीं से एक थॉट हमने ये माइंड में आया कि इसको क्यों ना हम एक टीवी शो बनाएं और एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, नेशनल प्लेटफॉर्म पे पूरी देश की जनता तक इसको पहुंचा सके। तो एक ये सिंपल सा थॉट था कि सबकी इंस्पिरेशनल स्टोरीज होती है और एक प्लेटफॉर्म आम सक्सेसफुल लोगों के लिए भी होना चाहिए जो बहुत नोन पर्सनैलिटीज नहीं है, जिनकी स्टोरीज या फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर्स के पहले पन्ने में नहीं छपती, उनकी भी कहानियां हैं। तो इसी सोच के साथ हमने सीजन 1 में 13 एपिसोड शूट किए हैं और इन 13 लोगों में से 2 नाम ऐसे हैं जिनको आप जानते जरूर होंगे। मिस्टर पहलाज नीलानी, सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, और मिस्टर सोनू सूद जो बॉलीवुड एक्टर हैं और जिनकी कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है मैं मानता हूँ और बहुत फैसिनेटिंग है। एक स्मॉल टाउन से उन्होंने अपनी शुरुआत करी करियर की और आज वो हॉलीवुड तक पहुंचे हुए हैं, जैकी चैन जी के साथ मूवीज करते हैं। ये जो शो है, ये जो सीरीज है, वो हमारी कंपनी ब्रांड्स इम्पैक्ट ने प्रेजेंट किया और प्रोड्यूस किया है। हम एक ब्रांडिंग एजेंसी हैं दिल्ली की और हमने पहले कई सारे इवेंट्स किए हैं, जिसमें से इंटरनेशनल क्वालिटी अवार्ड एक इवेंट है, एक फेलिसिटेशन सेरेमनी है जो काफ़ी पॉपुलर हुआ और इस तरह की कई अवार्ड सेरेमनीज हमने पहले की हैं। फेलिसिटेशन सेरेमनी ये शो होस्ट किया है शेखर सर ने, जैसे कि आप जानते हैं, जो कि खुद एक बहुत बड़े कलाकार, बहुत बड़े एक्टर हैं और वो उन कुछ ऐसे बहुत मैं मानता हूँ बहुत कम ऐसे लोग हैं, बहुत कम ऐसे प्रोफेशनल होस्ट हैं जो किसी से भी बातचीत करते वक्त उसको इतना इंटरेस्टिंग बना देते हैं कि आपको देखने में मजबूर करते हैं। तो जो हमारे सीरीज में जो लोग आए हैं वो बहुत उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि किसी टॉक शो में कैसे बैठ के बात की जाती है, लेकिन शेखर सर ने उनको इतना कंफर्टेबल किया कि वो, मेरा मानना है कि वो आपको शो देखने में बहुत मजा आया। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी आउट। आई वुड नाउ लाइक टू रिक्वेस्ट शेखर सर टू से a few words about before we show we would like to show the सारे छूने वाली कहानी है और मैं हमेशा मान के चलता हूं कि ये वो लोग हैं जिन्हें मैं साधारण लोग कहता हूं। वो साधारण लोग जिनके अंदर असाधारण विशेषताएं हैं और इनकी कहानी सुनकर मैं बहुत भावुक हो गया। ये बहुत सारे लोग अलग अलग पेशों से, अलग अलग वर्गों से जो आए हैं, इनकी सफलता की कहानी तो है लेकिन इनकी दिक्कतों की कहानी उससे भी बड़ी है और कैसे वो इन दिक्कतों से, इन परेशानियों से जूझ कर आगे बढ़ते हैं। और हर कहानी में कोई न कोई एक ट्रेजेडी है और मेरे ख्याल से हर कोई इंसान है, उसकी जिंदगी में ट्रेजेडी एक अलग अलग रूप में आती है। कभी इंसान घर खो देता है, कभी परिवार खो देता है, कभी नौकरी खो देता है, कभी सब कुछ खो देता है। बावजूद उसके वो इंसान जो ये नहीं सोचता कि मैं इसको कैसे करूंगा, मैं कैसे आगे बढ़ूंगा, बल्कि ये विश्वास कर लेता है कि ये तो होना ही है, मैं करके रहूंगा। ये उन लोगों की कहानी है।
एक ऐसे इंसान की कहानी है जो घास काटता था, महाराष्ट्र के किसी छोटे से गांव, घास, उसको बोलना नहीं आता था, हिंदी तो दूर की बात, मराठी में टूटी फूटी मराठी में बात किया करता था, गांव का इंसान, स्कूल कोई 15 किलोमीटर दूर, कॉलेज का नामो निशान नहीं। उसने एक दिन एक हवाई जहाज उड़ते हुए देख लिया और कहा इसे एक दिन मैं चलाऊंगा। और आज वो इंसान वहां सारे दिक्कतों को पार करता हुआ सिर्फ अपने विश्वास के बलबूते पे आज एक पायलट बन गया। न सिर्फ एक पायलट बना है, बल्कि उन्होंने 500 पायलट्स को ट्रेनिंग दी और अपना एक इंस्टीट्यूट है, पायलट्स इंस्टीट्यूट, अमेरिका से पढ़ लिख के वहां जाके वो हवाई जहाज धोया करते थे, जैसे हम लोग यहाँ गाड़ी धोया करते हैं, पानी से आप देखेंगे इंसान, वो गाड़ी वहां जाके वो हवाई जहाज धोया करते थे। और धीरे धीरे शनय शनय सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ते चढ़ते आज वो उस मकाम पे आ गए। एक और सज्जन है, उनकी कहानी थी कि उन्हें दौलत से बहुत प्यार और उन्हें लगा कि दौलत में ही मेरा संसार है, दौलत से ही सब कुछ होता है, तब तक जब तक उन्होंने अपना बेटा नहीं खो दिया। और फिर उन्हें एहसास हुआ कि ये तो मिट्टी है, इसका कोई मोल नहीं है। अगर दौलत में दूसरों के काम में नहीं लगाता हूं या दूसरों की मदद नहीं करता हूं तो ये दौलत किसी काम की नहीं। और उन्होंने अपने जितने होटल्स थे वो स्कूल में परिवर्तित कर दिए और आज नो प्रॉफिट नो लॉस में वो, मैं स्कूल उनका देखने गया लखनऊ में, बड़ा स्कूल चलाते हैं और सब कुछ एक सेल्फ सफिशिएंट इंडिपेंडेंट एक स्कूल जहां की पढ़ाई लिखाई, गौशाला, ऑर्गेनिक फार्मिंग वगैरह सब कुछ स्कूल में होती है और बहुत सारी योजनाएं उनकी आगे। ऐसी ढेरों कहानियां हैं इसमें, ये तो सिर्फ चंद 13 एक्स्ट्रॉर्डिनरी ऑर्डिनरी लोग हैं। मेरी तो ख्वाहिश है कि अमोल जो ये शो लेके आए एक दिन वो भी शो में मेरे सामने बैठे हैं कि एक छोटे से शो की इन्होंने कल्पना की थी और वो मैं चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि एक ऐसे मकाम पे पहुंचे कि जहां वो उस कुर्सी के हकदार हो जाए। मुझे ऐसा कहीं लगा कि आज के जमाने में और आज की इस चकाचौंध की दुनिया में हम लोग बहुत आदी हो गए हैं ग्लैमरस चीजों को देखने। हमें फिल्म स्टार्स अच्छे लगते हैं, स्पोर्ट्स के लोग अच्छे लगते हैं, बिजनेस मॉडल्स, यही सब लोग अच्छे लगते हैं क्योंकि सामने वो दिखते हैं और पूरे ग्लैमरस अवतार में दिखते हैं तो हमें वही पसंद आते हैं, उनकी कहानियां हम जानना चाहते हैं। लेकिन ऐसे लोग जिनके पास कोई ग्लैमर नहीं, सिर्फ विश्वास है और प्रतिभा है, उसके बलबूते पे वो दृढ़ शक्ति, वो मनोबल, उसको लेकर आगे पहुंचकर अपने लिए एक मकाम तय करना, मैं उन लोगों को सलाम करता हूं। ये बहुत बड़ी बात है और उनका बहुत बड़ा योगदान समाज में और देश के प्रति है। और मेरी ये ख्वाहिश थी और मेरी ये कोशिश, ये मेरा प्रयास है कि ऐसे लोग पर्दे से बाहर निकल के लोगों के सामने आए, लोग जान पाए। हम सिर्फ एक सफलता की कहानी जानते हैं जब हम सुनते हैं कि धीरू भाई कहीं पेट्रोल पंप में काम करते थे, धीरे धीरे वहां पहुंच गए, या कलाम साहब ने एक छोटे तरीके से शुरुआत की और फिर ऊपर तक प्रेसिडेंट बन गए। पर ऐसे सैकड़ों लोग हैं जिनकी और कहानियां बहुत विचित्र हैं और बहुत प्रेरणादायक है। आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि मेरी दिक्कतें तो कुछ नहीं है इनके सामने, और शायद कभी कभी ये भी एहसास हो कि मेरी उपलब्धि तो कुछ नहीं है इनके सामने। मैं तो सोचता था मैंने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया, मैंने तो कुछ हासिल नहीं किया। ये वो लोग हैं जिनके हमारे पास तो फिर भी बहुत कुछ था, कुछ आगे बढ़ने के लिए। एक गाड़ी होती है अगर सफर तय करे, जिसके पास पैर ही ना हो वो सफर अगर तय कर जाए, जिसके हाथ पैर ना हो वो अगर विशाल समुद्र पार कर जाए, वो बड़ी बात है। ये वो लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं था और कुछ नहीं से उन्होंने अपनी एक विशाल दुनिया बनाई, एक सफल दुनिया बनाई और लोगों से जुड़े, लोगों के लिए काम किया, सिर्फ अपने लिए नहीं। ये इनकी कहानी है और मैं सोचता हूं कि ये बहुत ही नेक जज्बा है, बहुत ही खूबसूरत ख्याल था। और शो मेरे ख्याल से कोई भी बड़ा होता है अपने कॉन्सेप्ट की वजह से, वही उसकी ताकत होती है। अगर आप बहुत एक विशाल सेट पे चले जाएं, लेकिन अगर शो का कॉन्सेप्ट अगर बुरा है तो सेट 2 मिनट देखने के बाद आप ऊब जाएंगे, कहेंगे इसमें कुछ नहीं। लेकिन 2 लोगों को सिर्फ खाली जमीन पे बैठा दो, लेकिन ये कहानी में अगर इतनी ताकत है दम है तो आप भूल जाएंगे वो कहां बैठे हैं और आप कहां बैठे हैं, आप उनकी कहानी से संलग्न हो जाएंगे। तो मुझे जब ये कॉन्सेप्ट लेके आए और मैंने जब इनकी कहानियों को सुना, उन लोगों को जाना, खुद से मैंने मिलने की ख्वाहिश जाहिर की और मैं उन लोगों से जाके मिला, तो मुझे लगा कि ये मेरे लिए भी बहुत इंस्पिरेशनल कहानी। दूसरी चुनौती मुझे ऐसा लगता है कि इन लोगों को इंटरव्यू करने में या इन लोगों से बातचीत करने में
जो फिल्म सेलिब्रिटीज होते हैं वहां तो मामला जब वो बात करना शुरू करते हैं तो फिर लोग उनको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं, तो उनका एक फैन बेस होता है, फैन फॉलोइंग, तो लोग उनको सुनना चाहते हैं, क्या करते हैं, क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कैसे जिम जाते हैं, कैसे सिक्स पैक बनाते हैं, कैसे इनकी गर्लफ्रेंड्स हैं, कैसे पत्नी से इनका रिश्ता जो है आजकल गड़बड़ चल रहा है, कौन मां बनने वाली है, कौन किसने क्या नाम रख दिया, उस पर भी विवाद हो रहा है। तो इन लोगों को तो सुनना ही चाहते हैं लोग, प्रधानमंत्री को सुनना चाहते हैं, सचिन बोले तो वो सुनना चाहते हैं, धोनी बोले तो उनकी फिल्म भी देखना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिनसे दुनिया वाकिफ नहीं है। फिर लोग इनको क्यों सुने? लोग इनको इसलिए सुने क्योंकि इनकी कहानी बहुत खूबसूरत है, इनका जीवन बहुत सुंदर है, इन्होंने जो किया वो बहुत इंस्पिरेशनल है, इसलिए हम इनको देखना चाहते हैं। लेकिन फिर एक अड़चन ये थी कि ये बोलने में माहिर नहीं होते। ये वो लोग हैं जो पर्दे के पीछे ज्यादा खुश रहते हैं। इनको पर्दे बेनकाब करना और इनको पर्दे के पीछे से ले आकर आगे बिठाना, फिर उनसे बातचीत करना एक बड़ी चुनौती थी। पर मैंने देखा कि इंसान को जब ये कंफर्ट लेवल मिल जाए कि ये आगे वाला मेरा दोस्त है, ये साक्षात्कार नहीं कर रहा है मेरा, ये कोई इंटरव्यू नहीं कर रहा है, या कोई सेलिब्रिटी नहीं मुझ पर हावी हो रहा है, ये तो मेरा अपना है यार, ये तो बिल्कुल, इसके भी दो हाथ हैं, इसकी भी दो टांगे हैं, ये तो मेरी तरह से बोलता है। तो वो फिर धीरे धीरे परत दर परत खुलने लगते हैं और फिर बोलते हैं और फिर थोड़े वक्त के बाद आपसे अच्छा बोलने लगते हैं। तो ये कॉन्फिडेंस की बात है, ये कॉन्फिडेंस आपको उनको देना पड़ता है और आपको उनको बताना पड़ता है कि लोग आपकी कहानी सुनना चाहते हैं, आपकी कहानी से जुड़ना चाहते हैं, आपके जीवन से प्रेरणा लेना चाहते हैं। तो ये मेरे लिए एक चुनौती थी कि इस कहानी को मनोरंजन भी कैसे बनाया जाए, कि कहानी जब आप टेलीविजन पर देखते हैं, जो कि वो एक एंटरटेनमेंट का माध्यम है, तो वो रोचक भी होना चाहिए। अगर बहुत जज्बाती भी है और बहुत, जिसको कहते हैं कि बहुत हैवी हो जाता है, तो शायद ऑडियंस भी का दिल भी भारी होने लगता है। तो वो बैलेंसिंग एक्ट कैसे है कि कभी कुछ रोचक बातें भी करनी, कभी कुछ मनोरंजन की तरफ भी ले गए, हल्का फुल्का बिल्कुल, क्योंकि कहानी संजीदा है, इसलिए बहुत ज्यादा इधर से उधर नहीं कर सकते। लेकिन उसको किस तरह से मोनोटनी को तोड़ते हुए कहानी को हम कैसे दिलचस्प बनाएं, ये मेरे लिए चुनौती थी। और मुझे 13 एपिसोड करने के बाद, 13 मुख्तलिफ लोगों से बात करने के बाद ऐसा लगा कि मैं 13 और तरीके से बेहतर हो गया जिंदगी में, क्योंकि 13 बहुत अच्छी अच्छी बातें इन लोगों से मैंने सीखी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो लोग इसे देखेंगे, और देखना चाहिए, मुझे ऐसा, मेरा ये निवेदन है देश के लोगों से कि सिर्फ फिल्म सेलिब्रिटीज को नहीं देखें, फिल्म स्पोर्ट्स सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियंस को या ग्लैमर की दुनिया से जुड़े लोगों को न देखें, आम इंसान जो है उसकी कहानियों से भी जुड़े, क्योंकि आम लोगों की कहानियां जो हैं वो असाधारण होती हैं। वो दिखते आम है लेकिन उनमें ताकत जो है वो अपार होती है। तो मेरी ये ख्वाहिश है और निवेदन भी है, गुजारिश भी है कि लोग इसे देखें, सराहें, ताकि बहुत सारे दूसरे लोग जो इस पथ पे हैं और कहीं डगमगा रहे हैं, कहीं हिचकिचा रहे हैं कि हम आगे अब कैसे बढ़ें, हिम्मत हार रहे हैं, उनको बहुत सारी शक्ति मिलेगी, उनको बहुत सारी ताकत मिलेगी जब इनकी कहानियां देखेंगे और उनको ऐसा लगेगा जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता, या मुझे भी करना चाहिए। तो मेरे यहाँ से एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत एज एन एक्टर मुझे लगा कि मुझे ये शो करना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी बात कि मैंने कहा कि इट वॉज वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस। आपको जिंदगी में लगता है कि आपने बहुत कुछ हासिल किया है, पर जब आप ऐसी कहानियां सुनते हैं तो आपको लगता है अभी तो आपके सफर की शुरुआत हुई है, आपको अभी मीलों आगे जाना है। तो मैं अमोल का और निकिता का, ये दोनों अंकिता का अमोल और अंकिता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। ये दिखती जो है ये किसी और प्रोफेशन में है, ये डिजाइनर हैं, लेकिन ये भी मैं समझता हूँ कि न सिर्फ पति की वजह से बल्कि इनको भी इनकी कहानियां इतनी अच्छी लगी कि इन्होंने पति की जगह छीन ली थोड़ी सी, और काफी कुछ इन्होंने, मुझे इतना नहीं था कि अंकिता में इतनी ताकत है और इतना खूबसूरत विजन है और इतना बढ़िया ये काम कर सकती हैं। और दोनों की शुरुआत अभी पहल है, रफाते कदम थे, ये दिल्ली के हैं, ये वाकिफ नहीं है बंबई में जो होता है कैसे होता है, लेकिन अंकिता का विश्वास जो था ये कि हमें अच्छा करना और शो और हर बात पे
मुझसे आके ये पूछती थी कि मैं कर रही हूँ, सही कर रही हूँ नहीं, ये हुआ, ये सही हुआ, ये नहीं, ये शो अच्छा बन रहा है नहीं। जब टोटल इन्वॉल्वमेंट होती है आपके 100%, तो वो फिर शो ही कमाल का होता है, क्योंकि उसमें 100% कन्विक्शन होता है। तो डबल ए है ये, एंड आई होप कि ये ट्रिपल ए हो जाएगा जब आप शो देखेंगे। दैट्स द थर्ड एस। सो दीज आर द 2 aces that I have with me, A for Ankita and A for Amol, and A for this show which is really another ace and very very beautiful। तो मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि ये शो जब लोग देखेंगे बहुत पसंद करेंगे। और तामिर, तुम्हें भी आगे बढ़ना है और उस कुर्सी पे बैठना आगे एक दिन मैं तुम्हारा भी इंटरव्यू करना चाहता हूँ, आप सब लोगों का। मैं ऐसा समझता हूँ कि आप सब लोगों के अंदर एक ऐसी प्रतिभा छिपी है। यही तो इस शो की खूबसूरती है कि आप में से कल होके कोई एक ऐसी कहानी लेके मेरे पास आएगा और कहेगा कि मैंने अपने जीवन का सफर ऐसे तय किया, और हमें लगेगा वाह आप इसको से हकदार हैं, आप बैठिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। सो थैंक यू ग्रैंड सेंथाई, थैंक यू अमोल, थैंक यू अंकिता, सॉरी फॉर मिसप्रोनाउंसिंग योर नेम फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड थैंक यू ऑल। आप लोगों ने ये वक्त निकाला, और हम समझते हैं कि ऐसे जब शोज आते हैं जो अपने एक शुरुआती अवस्था में होते हैं, नेशनल स्टेज में होते हैं, तो उनको मीडिया के सपोर्ट की बहुत जरूरत होती है। और ऐसे लोगों को खास करके जिनके लिए हम सब एक लड़ाई लड़ रहे हैं, एक आम इंसान की एक लड़ाई लड़ रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का आने का, और हिंदुस्तान का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग से गुजारिश है कि आप लोग ये शो जो हर रविवार दोपहर 1 बजे जी बिजनेस पे आएगा, वो आप उसे जरूर देखिएगा, और अपनी प्रतिक्रिया भी जरूर जाहिर करें, और हमें अपनी कहानी बताएं। अगर आप में से कोई ऐसा लगता है कि आपकी भी एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो जमीन से जिसकी शुरुआत हुई और फलक तक पहुंच गई, तो हम बड़े शुक्रगुजार होंगे, और ये हमारी खुशकिस्मती होगी कि आप हमारे शो का हिस्सा बने। बहुत बहुत धन्यवाद। ही नहीं है, एक्चुअली मैं इसको ये भी कहना चाहता था कि मैं इसको शो का नाम नहीं देना चाहूंगा, ये शो नाम ही गलत है, ये एक इमोशन है। यहाँ तक आपकी आवाज नहीं, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि इसको शो का दर्जा देना भी शायद गलत होगा। इट्स नॉट अ शो, इट इज एन इमोशन, एज यू वेरी राइटली सेड। ये जज्बात, एक भावना, और हम इससे इसलिए रिलेट करेंगे क्योंकि हम कहीं ना कहीं सब ऐसी भावनाओं से जुड़े हुए, कहीं न कहीं, कभी न कभी हम सब के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो हम इससे जुड़ पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे। तो ये जज्बा आगे बढ़े और एक चेन रिएक्शन बने, और हम समाज में हैं ही इसलिए एक दूसरे को इंस्पायर करने के लिए। मैं इनको करूं, वो उनको करें, वो उनको करें, और इस तरह से ये काफिला बनता जाए और देश आगे बढ़ता जाए। तो I never went over it. Okay. What is the reason for your new look, and what is the? There is no reason for anything. I think some things just happen organically. और वैसे भी जीवन में निरंतर कुछ न कुछ नया करते रहना चाहिए। अगर आप पर्दे पे नहीं कर रहे हैं तो कम से कम वो एक्सपेरिमेंट अपने चेहरे पे तो कर ही सकते हैं। तो और आदमी थक जाता है कि चेहरा देख देख के, अपना चेहरा कितना बर्दाश्त करेगा। तो हमने कहा कि उसमें दाढ़ी उगा लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाए। आप तो दाढ़ी वाले, आप तो आप, हाँ वो भी आएगा, वो अलग मिजाज का शो है, वो एक अलग मिजाज का शो, इसलिए मैं कुछ अलग करना चाहता था। आई वॉज वेटिंग फॉर द राइट काइंड ऑफ इमोशन टू कम माई वे, एंड आई थिंक दिस वाज जस्ट द राइट इमोशन एट दिस point of my life. This is something that I wanted to do, something which was more emotional, something which talked about giving more than taking from the society. So this is a hugely inspirational show for me, or an inspirational story for me. All these people who have come together to be a part of the show, each one of them had a different story to tell, and each one of them is as inspiring as the other. So for me, this is, when they came to me, instantly I knew, my heart told me there's something that you judge intuitively and instinctively, and my heart said, now this is something that I want to be a part of, and that's why I chose to be part of the show. When you started out, which success story was the most inspiring for you? I don't think that emotions should be compared or should be put on a scale. I think all of them, they have different kind of story, they had different kind of problems. All of them had, it's not that people were put in a similar situation and then you had to decide a winner. This
as I said, people from different walks of life, different profession, different mindset, and each one of them had their own strength, different kind of strength. So I think this is the beauty of the show, that you don't decide which one is better. You decide that all 13 of them are the best people that we have chosen. All of them for me are extraordinary, ordinary people. Also, is it a foreign formatted show or is it your own concept? हाँ, जितने भी लोग हैं उसमें उनको चुनने में कितना आपका राय या कोई स्पेशल टीम रही है या क्या उनका तरीका रहा है उनको चुनने के? ये तो यही बताएंगे। ये आई थिंक ही चोज द पीपल। मैं तो वाकिफ नहीं था, ये चूंकि इनका शो है और इन्होंने डिसाइड किया ये इस तरह के इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते आए हैं, तो इनकी वाकफियत ऐसे काफी लोगों से थी जिनकी एक बड़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी थी। सो ही चोज द पीपल। अब मेरा सजेशन 2 था, और वो प्रहलाद साहब थे और सोनू। मैंने इनको कहा कि मैं इनको सेलिब्रिटी के तौर पर पेश नहीं करना चाहता। आई वॉन्ट टू प्रेजेंट देम एज ऑर्डिनरी पीपल। सोनू की कहानी मुझे इसलिए अच्छी लगी क्योंकि मैंने उनको एक बार पहले मूवी द शेकर्स में भी इंटरव्यू किया था। आई सॉ दैट ह्यूमन साइड इन हिम। उसकी एक बहुत अलग कहानी है सोनू की, और एक तो वो बहुत इमोशनल है, और उनकी कहानी जो है वो दर्द भरी इसलिए है क्योंकि जिस सपने को लेकर वो बड़े हुए थे कि मुझे माँ बाप को कुछ बन के दिखाना है, अनफॉर्चुनेटली ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स। लेकिन वो कहीं आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स ही डिसाइडेड कि मुझे काम ही नहीं करना है, आई डोंट वांट टू वर्क, बट समवेयर देयर वाज समथिंग दैट उनको ऐसा लगा कि मेरे पेरेंट्स का शायद ये ख्वाब रहा हो कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे रुकना नहीं चाहिए। वो जज्बा मुझे बहुत अच्छा लगा। And the fact that a small town boy who was meant to be an engineer, who has finally traveled all the way to Hollywood and is now rubbing shoulders with the likes of Jackie Chan, I think by itself is a huge achievement. और उस लिहाज से मुझे लगा कि इनको एक नॉन सेलिब्रिटी के तौर पर, एक साधारण इंसान जिन्होंने एक असाधारण सफर तय किया है, उनके बारे में लोगों को जानना चाहिए। और सिमिलरली विद प्रहलाद जी, मुझे ऐसा लगता है कि हिज कॉन्ट्रोवर्सीज अपार्ट, उससे हमें कोई मतलब नहीं है कि वो क्या डिसीजन देते हैं, वो क्या सही है क्या गलत है। उनका अगर सफर देखें तो फ्रॉम एन ऑर्डिनरी पर्सन ही बिकेम अ प्रोड्यूसर एंड ही वर्कड विद सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स एंड ही क्रिएटेड सम ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, और वहां से होते हुए फाइनली टू बिकम द चेयरपर्सन ऑफ द सेंसर बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज अ ह्यूज अचीवमेंट। तो वो भी एक सफर, एक फिल्म इंडस्ट्री में एक साधारण इंसान का जो सफर है वो जमीन से फलक तक है। दैट्स व्हाई आई चोज the rest of the people whom he chose, he will probably have a better insight and a lot more to talk about it. हमारे क्या है कि समाज में आजकल युवा वर्ग है, जी, वो गलत आदमी से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाता है, उनको अपना आइडियल मान बैठता है, चाहे कोई स्मगलर हो, चाहे कोई भ्रष्ट नेता हो, उनको उनसे प्रभावित होता है। ऐसे में ये शो उनको सही रास्ता दिखाना कितना कामयाब होगा, आपको क्या लगता है? मेरा सवाल ये आपसे है, आपको क्या लगता है? सर, आपने बनाया है। नहीं, हमने तो बनाया है, पर हमने तो बनाया आपके लिए, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि बहुत अच्छी है। बस इस बात पर तालियां बजा दीजिए। कहानी आप लोग नहीं होंगे, अगर ये कहानी आपको छूटी है कहीं ना कहीं, अगर थोड़ा सा देखने पर, मुझे लगता है ये कामयाबी यही है कि कहीं ना कहीं आपको लगा कि यार मुझे ये देखना चाहिए, मैं ये कहानी सुनना चाहता हूं, मुझे ये देखना है, इस इंसान ने क्या हासिल किया है, मुझे वो सब जानना, और क्या परेशानी आई थी और क्या दिक्कत थी और कैसे इन्होंने वो सारी डिफिकल्टीज को ओवरकम किया, किस तरह से। तो मैंने तो बनाया है अपने विश्वास के साथ, लेकिन आपको अपने विश्वास के साथ देखना। इसलिए जो सवाल आपने मुझसे किया, मैं ये उत्तर आप बेहतर मुझसे दे सकते हैं ये बुक, और आपने दिया कि मैं देखना चाहूंगा, तो यही तो हम चाहते हैं कि पूरा हिंदुस्तान और हिंदुस्तान का आवाम, इंसान की आवाम जो है इसे देखे और सराहे। और हम चाहेंगे और बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आप में से जिसकी भी कहानी आप लोगों को लगता है कि इतनी इंस्पिरेशनल है, आप प्लीज हमें लिखें, खत लिखें, आके मिले, हमारे दरवाजे खुले हैं आप लोगों के लिए। और इस शो में कोई भी कहीं से भी आ सकता है, कुछ नहीं देखना है कि हम मुंबई के हैं या दिल्ली के हैं या हम छोटे शहर से हम वहां कैसे पहुंचे। आप हमें लिखिए, वो हमारा ईमेल एड्रेस जो है वो आपको अमोल और अंकिता की तरफ से मिल जाएगा, शो में मिल जाएगा। आप हमें लिखिए, हम उस कहानी को देखेंगे, और हम कहानी पढ़ते वक्त इंस्पायर अगर हो गए तो आप डेफिनेटली शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप शायद उस जो गेस्ट आए उनके बारे में आप ज्यादा जानकारी नहीं रखते होंगे, तो तब क्या होमवर्क होता है आपका? मेरा होमवर्क यही होता है कि जो कहानी उनके बारे में मुझे दी जाती है, फिर मैं उनको उसको स्टडी करता हूँ, एक पूरी उनका खाका, उनकी बायोग्राफी, उनका सीवी मुझे दिया जाता है, मैं उसे पढ़ता हूँ, बिल्कुल एक होमवर्क की तरह मैं हर चीज पढ़ता हूँ।
फिर मैंने जिन लोगों से मैं बात कर सकता था उनसे बात की। मैंने कहा कि लखनऊ में चला गया, ये उनसे बहुत मुतासिर हुआ तो मैं वहाँ चला गया, उनके स्कूल को देख गया, उनसे बातचीत की, उनसे मिला, उनकी कहानी को जाना। और भी जितने लोग थे, हर किसी के बारे में जितना कुछ इन्हें मालूम था वो जाने। जब वो सेट पे आए, बम्बई में चूंकि 1-2 दिन पहले आ गए थे, उनसे मुलाकातें हुई और सेट पे जाने से पहले फिर 1-2 घंटे उनसे बातचीत हुई, हर पहलू को जाना, हर पक्ष को जाना और फिर जाकर उनका इंटरव्यू किया। शेखर सर, अगर बॉलीवुड की बात की जाए तो आपने सोनू की बात की है। सोनू फिर भी पढ़े लिखे परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जी। ऐसे बहुत लोग हैं जो बिल्कुल जमीन से हैं, जैसे नवाजुद्दीन की बात आप इनसे अमोल से पूछिए कि पहला नाम जो था मैंने बताया था, मैंने कहा था कि सबसे बड़ा हकदार इस शो का अगर कोई है तो नवाजुद्दीन है, क्योंकि जहां से वो आए हैं, जिस छोटे से गांव से, कस्बे से, जिनका कोई नहीं जानता था, बाद में उन्होंने खुद बताया कि कहीं वो वॉचमैन बन गए थे, कहीं चौकीदार थे, कहीं कुछ थे, कहीं कुछ थे, लेकिन आज इस मकाम पे पहुंचना इतनी बड़ी बात है। हम सब हैरत की दृष्टि से उन्हें देखते हैं और सराहते हैं, और वो तो मेरे ख्याल से हकदार थे पूरी तरह, और उनको तो हमारा प्रथम जो है वो मेहमान होना चाहिए था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैंने इनके ऊपर जब ये जिम्मेदारी दी और इन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन शायद वो नंबर उनको गलत मिला या क्या वजह हुई कि उनका संपर्क उनसे स्थापित नहीं हो पाया, उस वजह से वो नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली आपने बहुत सही कहा कि ये सबसे पहला नाम मेरे दिमाग में भी आया था कि नवाज को होना चाहिए। तो आगे हमने कहा अभी तो ये शुरुआत है, ये 13 लोग जो यहाँ पर आए हैं, आगे सैकड़ों लोग अभी जो हैं जो इसके हकदार हैं वो शो में शिरकत करेंगे। इसी का ज्यादा झुकाव जो हमेशा अगेन सेलिब्रिटीज की तरफ होता है, उसकी जो ऑडियंस भी होती है वो एक्सपेक्ट करती है हम सेलिब्रिटीज देखें। तो धीरे धीरे हम पहल कर रहे हैं, हमने कहा कि ये छोटी सी पहल है, हम देखेंगे अगर इसको वो अपार सफलता मिलती है, लोग चाहते हैं, तो धीरे धीरे करके ये फिर एक ऐसे जगह पहुंच जाएगा जहां जीईसी वाले खुद कहेंगे आप हमारे पास आके से। बेहतरीन शो के पर्याय थे आप, तो अभी स्मीडियो बदल चुका है, उसका अलग हो चुका है, तो पूरे सीन को आप स्मीडियो को कैसे देखते हैं? देखिए परिवर्तन तो संसार का नियम है, चीजें जो कल थी वो आज नहीं होंगी, जो आज हैं वो कल नहीं होंगी। आप देखिए कि सिनेमा में कितना बदलाव आ गया है, आप सोच नहीं सकते हैं कि ऐ दिल मुश्किल या बेफिक्री जैसी फिल्में 10 साल पहले बनी थी, जिस तरह से जो विषय चुना गया है उसमें, जो वो 10 साल पहले वो हिंदुस्तानियत से उसका कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। आज पिंक जैसी फिल्में बन रही हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं, वुमेन प्रोटैगनिस्ट की बातें हो रही हैं। पहले हीरो ही हावी रहता था, उसको सब कुछ उसी को करना होता था, हीरो को भी वो मारता था, हीरोइन से भी वही इश्क करता था, माँ बाप के पैर वही छूता था, स्कूल वही जाता था, मोटरसाइकिल वही चलाता था, घुड़सवारी वही, सब उसी को करना है। तो अब ऐसा नहीं है, माहौल बदल गया है। अब बहुत सारा जो काम वो हीरोज करते थे अब हीरोइंस कर रही है, और करनी चाहिए, उनसे बेहतर कर रही है। तो ये बदलाव है। तो कल जो था उसको तो बदलना ही है, क्योंकि वो तो एक अंकुर है, बीज है, बीज से फिर पेड़ पैदा होता है, पेड़ पे फल लगते हैं, फिर वो पेड़ जो सूख जाता है उससे जो बीज गिरता है उससे कुछ नए पेड़ उगते हैं। ये तो नियम है, यही खूबसूरती है इस प्रकृति का और इस संसार का, कि इस तरह से चीजें बदलती रहनी चाहिए, और उसमें से कुछ चीजें अपनाई जाती हैं और कुछ चीजें जो है वो दुष्कार की जाती हैं, उसका बहिष्कार हो जाता है कि नहीं अच्छी। लेकिन हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहना चाहिए। हर चीज का हमेशा 2 पक्ष होगा, चाहे दुनिया में जो आप कह लें, प्रधानमंत्री कह लें, कर लें, ये बना लें, हम कुछ कह लें, उसकी 2 राय बनेगी। एक होगी कि अच्छा है, एक कहेंगे नहीं यार मजा नहीं है। ये हमेशा ये इंसान की ये प्रवृत्ति है, वो करेगा। रोटी आप कितनी भी अच्छी बनाए, एक तरफ थोड़ी जली रहती है और एक तरफ ठीक रहती है, दो एकदम बराबर से नहीं बनती है। तो उसी तरह से लाइफ में भी कुछ ऐसा है कि आप चाहे जो कर लें, आप कौन सा नजरिया चुनते हैं, आपका पक्ष क्या है, वो आपका अपना पक्ष होना चाहिए। आप लोगों से प्रभावित होकर अपना ओपिनियन न बनाएं। तो आप सोच लें कि जो मुझे इस तरह की फिल्म पसंद है, या मुझे इस तरह का कार्यक्रम पसंद है, या मुझे इस तरह के लोग पसंद है, या मुझे इस तरह का नेता पसंद है, वो आपकी सोच है और वो आपका अपना कन्विक्शन होना चाहिए। क्योंकि भीड़ में शामिल होने से फिर चेहरा दिखाई नहीं देता, और कौन बोल रहा है आवाज तो फिर एक झुंड में शामिल हो जाती है। एक अकेली आवाज बनने के लिए भीड़ से अलग हटकर अपनी राय लेना
बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन सराहनीय। शेखर, आपने लोकसभा चुनाव लड़ा था, कई नेताओं को भी व्यक्तिगत रूप से दुखती रख पे क्यों हाथ रखा? तो सर, कोई नेता भी इस शो में आएगा? अब क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल, वो जो नेता फलक तक पहुंच गए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन डेफिनेटली मेरे ख्याल से नेता में भी बहुत अच्छे नेता हैं। इसमें भी मैंने कहा कि हर नेता को, नेता तो कहते हैं नीत, अरे चलो हटो नेता कहीं के, ऐसा लोग बोल देते हैं नेता कहीं का। तो नेता ऐसा, उसका मतलब पर्याय ये बुरा इंसान, वो खराब है, चालाक है, होशियार है, करप्ट है, मैनिपुलेटिव है, नेता है, ऐसा नहीं। ये देश अगर यहां तक आगे आया है और हम सन 2016 में हैं, तो इनमें नेताओं का भी बहुत बड़ा हाथ है। नेता ही, बहुत सारे नेता, आप इत्तेफाक रखते हैं नहीं इस बात से, हाँ, कि नेता ही यहां तक लेके आए हैं। सब लोग बुरे हैं, सब चीज बुरी है, सब व्यवस्था बुरी है, ये एक बड़ा सिनिकल सा एक एटीट्यूड होता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें हमेशा देखिए, बुराई ढूंढेंगे तो बुराई मिलती चली जाएगी, लेकिन अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे तो अच्छाई भी मिलेगी, ये मुझे कहना। तो हमें अच्छाई ही देखना है, ज्यादा बुराई नहीं देखनी, फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर बुरा है और वाकई बुरा है और इससे बुराई हो रही है, तो आगे बढ़ के ये भी बोलना चाहिए कि ये बुरा है और इसे बदलना है। और वो आपका एक, मैंने कहा कि एक पर्सनल ओपिनियन होना चाहिए कि, और आप देखेंगे धीरे धीरे लोग फिर आप इससे जुड़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग बहकावे में आके एक प्रोपेगेंडा के तौर पे बहुत सारे कुछ कहते रहते हैं। वो सही नहीं होता, क्योंकि वो अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं जो लोग कह रहे हैं, या वो कह रहे हैं जो उन्हें सिखाया गया कहने, तो वो वैसा नहीं होना चाहिए। तो वो बात अब वापस उसी पे आ जाते हैं कि बदलाव जो है वो हमेशा होते रहना चाहिए। हम लोग अभी कैशलेस सोसाइटी की तरफ जा रहे हैं, ये भी एक बदलाव है। अब ये बदलाव सही है या नहीं, तो आगे आने वाला वक्त दिखाएगा। तो अभी से कोई निर्णय लेना नहीं चाहिए और अभी से कह देना ये गलत है, वो सही है, ये सही नहीं होगा। वक्त, हर चीज को वक्त चाहिए होता, और वक्त जो है सबसे बड़ा बादशाह होता है, और वो आपको बता देगा जो किया गया वो सही था या नहीं। अमोल जी, सवाल ये है कि जब ये कॉन्सेप्ट बना होगा कि एक शो बनाना है जिसमें शेखर जी होस्ट होंगे, एक ऐसा शो बनाना है जिसमें शेखर जी को लेना है। शो की कल्पना बाद में हुई थी, हमने पहले ही सोच लिया था कि शेखर जी ही हमारे शो के होस्ट होंगे। तो ये हमारा जवाब है इस रिगार्ड में। और एक्चुअली में आई डोंट थिंक सो कि कोई भी ऐसा होस्ट हो सकता है जो इतनी खूबसूरती से, इतनी अच्छे तरीके से, जैसे सर ने एक एक कंटेस्टेंट को, बिलीव मी, आई वाज पर्सनली प्रेजेंट ऑन द डे ऑफ एवरी शूट। हमारे सारे कंटेस्टेंट्स इतने ओवरवेल्म थे शेखर जी के बिहेवियर से। शेखर जी स्पेशली आते थे मेरे पास और मुझे बोलते थे, अंकिता मेरी वैनिटी में आज के जो हमारे पार्टिसिपेंट हैं उनको भेजो, मैं उनसे 5 मिनट 10 मिनट अच्छे से बात करना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मेक देम फील कंफर्टेबल सो दैट व्हेन दे सिट ऑन दैट काउच नेक्स्ट टू मी, व्हेन द कैमरा इज रोलिंग, दे हैव टू बी सुपर कंफर्टेबल। उनको फ्लो आना चाहिए बोलने में। दे शुड नॉट हेजिटेंट कि मैं किसी स्टार के आगे बैठा हूँ, किसी सेलिब्रिटी के आगे बैठा हूँ और मैं बात ना कर पाऊँ। शेखर जी उनको इतना कंफर्टेबल कर देते थे कि वो लोग, एक्चुअली में यही होता था कि वो ज्यादा बोलते थे और शेखर जी कम बात करते थे फिर। सो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। ये व्यंग था ये तंज था, आप इसे समझे। वो मैं कम बोलता था, वो ज्यादा बोलते। चलिए, बट इट वाज एक्चुअली ब्यूटीफुल और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और शेखर सर के साथ जो हमने ये 10-12 दिन का शूट किया है, आई थिंक दीज आर चेरिश्ड मेमोरीज फॉर मी एंड अमोल, और हम लोग इसको कभी नहीं भूलेंगे। इट वाज द बेस्ट टाइम ऑफ माई लाइफ एंड आई रियली रिस्पेक्ट हिम अ लॉट एंड आई थिंक आई लव हिम एज अ होस्ट। नोबडी एल्स कैन एवर टेक हिज प्लेस. That is what I want to say today in front of all the media. Nobody else. Thank you so much. Oh, so sweet of you. Very soon. I think it's very important that I get the right subject. I'm working on one. I don't think that it's important to just go on working for the sake of working. वो वक्त निकल गया है. You know, I have put in about 3 decades in the industry, and now the time has come that when I have to pick and choose what I want to do. I'm relaxed and. You know, in the process of making your life, you miss out on life. So that's also important that you be close to life. करने को तो आदमी बहुत कुछ न कुछ अगर करना चाहे और रोज अपने आप को बिजी रखना चाहे तो इतना काम है कि कुछ न कुछ करते रहेगा. But I think it's important जो आपका तजुर्बा रहा है, जो आपने सीखा है, उसमें उस तजुर्बा सबसे बढ़िया चीज जो आपको सिखाता है what not to do instead of telling you what to do.
तो क्या नहीं करना है वो मेरा दिल मुझे बताते रहता है और मैं उसके हिसाब से ही चलता हूँ. आई एम वर्किंग ऑन अ ब्यूटीफुल स्क्रिप्ट राइट नाउ एंड इन टाइम टू कम मैंने तो हार्टलेस डायरेक्ट की थी एंड आई एम वेरी होपफुल दैट ऑल दैट आई हैव लर्नड एज अ डायरेक्टर व्हाइल मेकिंग द फिल्म. Well, I guess charity begins at home. Definitely, I would want to, unless there is a subject that doesn't warrant others to be in it, then definitely I would like to. There are such beautiful actors in the industry. I would like to work with all of them. So definitely not all the time, yes, but most of the time, yes. Thank you.